नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 7 भाग 3 तक पढ़ लिया था। भाग 3 में आपने पेशी ऊतकों के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली। अब आते हैं आखिरी जो ऊतक बचता है, जो कि है तंत्रिका ऊतक, जिसके बारे में आपको भाग 4 के अंतर्गत बताया जाएगा। आपने पढ़ा कि जंतु में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, कौन कौन से? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इनमें से आपने उपकला ऊतक के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली, संयोजी ऊतक को पढ़ लिया, पेशी ऊतक को पढ़ लिया। अब आता है आपका तंत्रिका ऊतक। ध्यान रखेंगे, यहां पर सिर्फ आपको थोड़ी बातें बताई जाएंगी। विस्तृत जानकारी आपको अध्याय 20 में पेशी ऊतक के बारे में बताया जाएगा। अध्याय 22 में आपको तंत्रिका ऊतक के बारे में पूरी कंप्लीट रूप से बताया जाएगा। यहां पर सिर्फ थोड़ी बातें बताई जाएंगी। तंत्रिका ऊतक की जो संरचना है, नर्व टिश्यू, नर्व सेल जो होती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पाई जाती हैं, कैसे उसमें इम्पल्स का कंडक्शन होता है, ये सारी चीज़ें आपको आगे अध्याय में बताया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ थोड़ी बातें बताई जाएंगी कि जंतु में ये भी ऊतक पाया जाता है। देखिए, तंत्रिका ऊतक जो है, न्यूरल टिश्यू, ये कार्य क्या करता है? पाई तो शरीर के समस्त जगहों पर पाई जाती हैं। कार्य क्या होता है कि जैसे हमें यहाँ पर, हम अगर यहाँ पर टच कर रहे हैं तो इस टच को जो सेंस करता है वो ये करते हैं। तंत्रिका ऊतक समस्त शरीर के समस्त भागों में पाए जाते हैं। इनकी जो कोशिकाएं हैं समस्त शरीर में पाई जाती हैं। ये सेंस का काम करती हैं, चीज़ों को सेंस करने का काम करती हैं और उन्हें सेंस करके उनका अनुभव मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। अब मस्तिष्क से किस अंग को क्या करना है, इसके भी इम्पल्स को, इसके भी सिग्नल को मस्तिष्क के से लेकर अन्य भागों तक पहुंचाती हैं नर्व सेल्स। यानी अगर हमें इस हाथ को मूव कराना है तो इसमें भी ये हेल्प करती हैं। हम अपने माइंड से सिग्नल भेजते हैं यहाँ पर, किस टिश्यू के माध्यम से? न्यूरल टिश्यू के माध्यम से। हम यहाँ पर अपने माइंड से यहाँ पर एक सिग्नल भेजते हैं कि हम अपने हाथ को ऐसे करना चाहते हैं, हो गया। हम अपने हाथ को ऐसे करना चाहते हैं, हो गया। तो ये जो सिग्नल जाता है ना हमारे माइंड से इस हाथ में, वो इनके द्वारा जाता है। यानी तंत्रिका तंत्र शरीर में संचार का काम करते हैं। इनका निर्माण किससे होता है? मैंने आपको बताया ना, चारों प्रकार के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? भ्रूणीय अस्तर से। कौन कौन से? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो इनका निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। जैसे अभी आपने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा कि पेशी ऊतकों का निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म से। क्वेश्चन पूछा गया है, हृदय पेशी ऊतकों का निर्माण किस भ्रूणीय अस्तर से होता है? मेसोडर्म। तंत्रिका ऊतक का निर्माण किससे होता है? भ्रूणीय एक्टोडर्म से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती हैं। तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, जिन्हें हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स। एक को न्यूरॉन कहते हैं और कई सारे को न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका, ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। देखिए, लंबी कोशिका और बड़ी कोशिका में अंतर है। आकार में बड़ा होना, लंबाई में बड़ा होना। तो जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, बताइए कमेंट बॉक्स में कौन होती है? मैंने आपको बताया है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंड कोशिका। मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंड कोशिका, जिसे क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका बताइए? शुक्राणु, जिसे क्या कहते हैं? स्पर्म। उसी तरीके से मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, लंबी मतलब लंबाई में बहुत बड़ी, मीटर, कई मीटर तक की लंबी हो सकती हैं। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। क्लियर है बातें? शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका अंड कोशिका, जिसे ओवम कहते हैं, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जिसे स्पर्म कहते हैं। क्लियर है बात? देखिए, शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, इसकी लंबाई 1 मिलीमीटर से कई मीटर तक हो सकती है। इतनी बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं। तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से परिवर्ती अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता यानी रिस्पॉन्सिवनेस, क्या रिस्पॉन्स करना है, इसके सारे सिग्नल्स को भेजती हैं, रिसीव करती हैं, इनके नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होती हैं। यानी अगर हम अभी चल भी रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं, तो भी किसके नियंत्रण में? इन्हीं ऊतकों के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। ये ऊतक ना हो तो हम कोई भी कार्य अपने शरीर में नहीं कर सकते। तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिकाएं होती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं और वही उत्तेजना उनकी इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में
सिग्नल को पहुंचाती हैं, भेजती हैं, पहुंचाती हैं, भेजती हैं, ये काम करती हैं। माइंड तक सिग्नल को भेजना, माइंड से टिश्यू तक सिग्नल को लेके आना, इसका कार्य करती हैं। यानी ये एक संचार का काम करती हैं। जैसे हम फ़ोन कर दिए ना कि फ़ोन कर दो भैया जोमेटो वालों को खाना हाल लेके आ जाए घर पे, तो आ जाता है। तो फ़ोन क्या है, एक संचार का माध्यम है। वैसे अगर हम माइंड से कह रहे हैं ना कि हाथ ऊपर हो जाए, तो हम किसकी मदद से कर रहे हैं ये कार्य? तंत्रिका कोशिका की मदद से। तंत्रिका कोशिका माइंड से सिग्नल को लेती है, यहाँ भेजती है कि हाथ ऊपर करना है, तो ऊपर हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए तंत्रीबद्ध कोशिका, न्यूरोग्लियल सेल, ये तंत्रिका कोशिका से अलग होती हैं। फिगर में देखिए तब समझ में आएगा। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन अलग है, तंत्रीबद्ध कोशिका न्यूरोग्लियल सेल अलग है। ये देखिए ये एक तंत्रिका कोशिका है, ये क्या है, एक तंत्रिका कोशिका। इसकी भी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, आपको आगे बताया जाएगा चैप्टर नंबर 22 में। ये क्या है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, न्यूरॉन। इसके चारों तरफ आप जो देख रहे हैं, चारों तरफ कोशिकाएं बहुत सारी हैं, ये सारी कोशिकाएं, ये सारी कोशिकाएं, ये सारी कोशिकाएं जो इसको घेरे होती हैं चारों तरफ से, ये कहलाती हैं तंत्रीबद्ध कोशिका। तंत्रीबद्ध कोशिका ये उत्तेजित होती हैं, लेकिन ये उत्तेजित नहीं होती हैं। तो जो तंत्रीबद्ध कोशिका होती हैं वे अधिकांश मात्रा बनाती हैं तंत्रिका ऊतक का। तंत्रिका ऊतक का सबसे अधिक भाग कौन बनाता है? तंत्रिकाबद्ध कोशिका, न्यूरोग्लियल सेल। देखिए एक सेल है और इसी एक सेल के आसपास कम से कम 100 सेल होंगे न्यूरोग्लिया के। यानी तंत्रीबद्ध कोशिका बाकी तंत्रिका तंत्र को संरचना प्रदान करती है। एक तो ये कि तंत्रिका ऊतक को संरचना प्रदान करती है और तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करती है। तंत्रिका कोशिका को क्या कर रही है? चारों तरफ से अटैच की हुई है, बांधे हुई है, सुरक्षा प्रदान कर रही है, सहारा प्रदान कर रही है। हमारे शरीर में तंत्रिकाबद्ध कोशिका तंत्रिका ऊतक के आयतन का आधे से ज्यादा भाग बनाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि तंत्रिका ऊतक का अधिकतर भाग कौन सी कोशिका बनाती है, तो कौन सी बताएंगे? तंत्रीबद्ध कोशिका, जिसे हम न्यूरोग्लियल सेल कहते हैं। तंत्रिका ऊतक का सबसे अधिक भाग कौन बनाता है? तंत्रिकाबद्ध कोशिका, न्यूरोग्लियल सेल। क्लियर है बातें? ये उत्तेजित होती हैं, ये कोशिकाएं उत्तेजित होती हैं, लेकिन ये उत्तेजित नहीं होती। ठीक, तो तंत्रिका ऊतक में कुल 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक जो उत्तेजित होती हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और जो अनुत्तेजक कोशिकाएं होती हैं जो उत्तेजित नहीं होती हैं वो तंत्रीबद्ध कोशिका यानी न्यूरोग्लियल सेल। ये देखिए न्यूरोग्लियल सेल है। और दूसरा एक और कोशिका जो अनुत्तेजित होती है वो है श्वान सेल। कौन सी सेल है? श्वान सेल, श्वान कोशिका। श्वान कोशिका एक अन्य कोशिका है जो अनुत्तेजित होती है। ये आपका जो देख रहे हैं ये है आपका न्यूरॉन, जो कि उत्तेजित कोशिका होती है। इन्हीं के माध्यम से इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में संवेदनाएं ग्रहण की जाती हैं, मस्तिष्क से पहुंचाई जाती हैं ऊतकों तक। ठीक है, इनके बारे में डिटेल स्टडी आप चैप्टर नंबर 22 में करेंगे। पढ़ाया हूं, जाके आप पढ़ सकते हैं आज भी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी लंबी कोशिका होती हैं। ये है एक न्यूरॉन जिसे हम मुख्य तंत्रिका कोशिका कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। क्लियर है बात? तो तंत्रिका कोशिका उत्तेजित होती हैं। तंत्रिका ऊतक में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तंत्रिका ऊतक में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उत्तेजित कोशिका जो कि न्यूरॉन है, और अनुत्तेजित कोशिका जो कि है एक श्वान कोशिका जो इनके पास लगी होती हैं, श्वान कोशिका। और दूसरा न्यूरोग्लियल कोशिका जिसे हम तंत्रीबद्ध कोशिका कहते हैं। याद हो गया? कुछ नहीं है बाबू। तंत्रिका ऊतक बताइए, तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूणीय एक्टोडर्म से। तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या होता है? संचार माध्यम का कार्य करना, सेंस अनुभव का कार्य करना, चीजों को सेंस करने का काम करना, इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में संवेदनाओं को ग्रहण करना, मस्तिष्क से संवेदनाओं को ऊतकों तक लेकर जाना। दूसरा आपने क्या जाना कि तंत्रिका ऊतक में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तंत्रिकाबद्ध कोशिका, न्यूरोग्लियल कोशिका। तीसरा आपने जाना कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। क्लियर है बातें? तंत्रिका ऊतक में कितने प्रकार की कोशिकाएं आती हैं? 2। उत्तेजक कोशिका
जिसका उदाहरण है तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। दूसरा अनुत्तेजक कोशिका, कौन सी? श्वान कोशिका और तंत्रिकाबद्ध कोशिका। बस ये था तंत्रिका ऊतक। जंतुओं में तंत्रिका ऊतक के अंतर्गत आपको इतना पढ़ना है। आगे डिटेल स्टडी आपको आगे वाली क्लासेस में कराई जाएंगी और चैप्टर नंबर 22 में पढ़ाया गया, वहां पे पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद आता है टॉपिक आपका अंग अंग तंत्र। मैंने आपको बताया था शरीर में कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो केवल एक ही ऊतक से बना हो। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ऐसा नहीं है। कुछ अंग हैं जो एक ही ऊतक से बने, जैसे त्वचा एक अंग है जो उपकला ऊतक से मिलकर बना होता है। तो बहुत से ऐसे अंग हैं हमारे शरीर में जो एक या एक से अधिक ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। इस बात को नोट करिएगा, जो मैंने पहले बोल दिया था उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि कोई ऐसा अंग नहीं है जो एक ऊतक से बना होता है। ये थोड़ा सा गलत मैंने बोल दिया था, उसको सही कर लीजिएगा कि शरीर में जो भी अंग हैं वो एक या एक से अधिक ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। कुछ कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनमें चारों ऊतक पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों में विभिन्न ऊतक संगठित होकर अंग और अंगतंत्र की रचना करते हैं। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं या अंग तंत्र हैं वो अब किससे मिलकर बने हैं? इन्हीं चारों प्रकार के ऊतकों के संगठित होने से बने हैं। इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं को अधिक दक्षतापूर्वक और समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। जैसे हमारे शरीर में क्या है? लीवर है, तो लीवर अन्य चीजों से नहीं बना है, इन्हीं चार प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना है। उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक और संयोजी ऊतक। तो ये जो चार प्रकार के ऊतक हैं आपस में मिलकर संगठित होकर अंग बनाते हैं और कई सारे अंग आपस में संगठित होकर अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे ग्रंथियां, अमाशय भी ग्रंथि है क्योंकि उसमें गोलेट सेल्स पाई जाती हैं, और भी सारी चीजें पाई जाती हैं। अग्न्याशय, यकृत, लार ग्रंथियां, आंत में ब्रूनर्स ग्रंथियां, ये सभी और आहार नाल, ये अलग अलग अंग हैं, ये सभी मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। तो उसी तरीके से ऊतकों से बनता है अंग और अंगों के संगठन से बनता है अंग तंत्र। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से बना होता है। उदाहरण के लिए हृदय को देख लीजिए, हार्ट में चारों प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिकीय ऊतक। क्लियर है बातें? तो ये था अंग और अंग तंत्र की जानकारी। अंगों का निर्माण किससे होता है? चार प्रकार के ऊतकों से, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक से। अंगों के संगठित होने से और आपस में संगठित होकर कार्य करने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। ठीक, जिसके उदाहरण मैंने आपको पाचन तंत्र का दे दिया कि पाचन तंत्र में केवल एक अंग कार्य नहीं करता, ग्रंथियां बहुत सारी काम करती हैं। लार ग्रंथि एक अंग है ना, लार ग्रंथि एक अंग है, अग्न्याशय एक अंग है, यकृत एक अंग है। तो ये विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर, और आहार नाल एक अंग है, मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्लियर है बात? अंग अंग तंत्र के बारे में आपने पढ़ लिया। अंगों का निर्माण किससे होता है? चार प्रकार के ऊतकों से होता है और अंगों के आपस में संगठित होकर कार्य करने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। ये था आज का टॉपिक जो कि बहुत छोटा है। इसके बाद वाला टॉपिक है बड़े बड़े, जो कि हैं आपके केचुए के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा, काकरोच के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा और मेंढक के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। इन तीन जीवों की आकारिकी और शारीरिकी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें आपको नेक्स्ट पार्ट में बताई जाएगी। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।